नमस्कार मित्रों, मैं इंदु पंडिता पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम बेंगलोर से आपके समक्ष टी लॉपसंगरंपा की पुस्तक द हर्मिट के आगे का ज्ञान लेकर ऑडियो नंबर 10 में उपस्थित हूँ। उस क्षीण आकृति जो लगभग मृत्यु के बहुत समीप थी के हाथ और टखने चारों ओर पट्टों से बंधे थे। कुछ अजीब सी नलियां उन पट्टों से निकल रही थी, पर वह कहाँ जा रही थी मुझे वह पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन एक नथुने से एक नली निकल रही थी और किसी एक पारदर्शी बोतल में जा रही थी, जो मेरे बगल में एक धातु से बने खंबे के साथ बंधी थी। लेकिन उसका सर, जिसे मैं याद करके शायद ही शांत रह पाऊं, सिर के ऊपर, हाँ, माथे के ठीक ऊपर से धातु के कई टुकड़े बाहर की ओर निकल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इन उभरे हिस्सों से तारें उभर कर निकल आ रही हैं। वह सब तारें मुख्य रूप से उस डिब्बे की ओर जा रही थी जिसे मैंने बगल में छोटे धातु के बने मंच पर देखा था। मेरी कल्पना से मुझे ये लग रहा था कि मेरी ऑप्टिक तंत्रिका का विस्तार उस काले रंग के बॉक्स में जा रहा था। लेकिन मैंने अत्यंत डर से उसे देखा और मैं अपने से उन सब चीज़ों को उखाड़ने की चेष्टा में लग गया। लेकिन मैंने तुरंत पाया कि मैं बिल्कुल हिल नहीं सकता था, यहाँ तक कि एक उंगली भी हिला नहीं सकता था। मैं वहाँ बस लेट सका, केवल उन सब विचित्र चीज़ों को देखता रहा जो मेरे साथ हो रही थी। उस सामान्य दिखने वाले आदमी ने अपना हाथ बाहर की ओर उस काले डिब्बे की तरफ निकाला और अगर मैं हिलने में समक्ष होता तो मैं हिंसक रूप से बच निकला होता। मैं पूर्ण रूप से इतना भ्रमित था कि मुझे लग रहा था कि वह अपनी उंगलियां मेरी दृष्टि की ओर घुसेड़े चला जा रहा था, जबकि उसने उस डिब्बे को थोड़ा सा ही हिलाया था और मुझे कुछ और ही नजर आ रहा था। जिस मंच पर मैं बैठा था वहां से मैं चारों दिशाओं में घूम सकता था। मुझे वहां पर दो और व्यक्ति दिखे। वे काफी सामान्य लग रहे थे। एक सफेद था, दूसरा पीला, जैसे मंगोलियाई पीला। वह बिना पलक झपकाए मुझे देखे जा रहे थे तथा बिना मुझ पर कुछ ध्यान दिए खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरी तरह से इस सब वातावरण से ऊब गए हों। और मुझे याद है कि मैं ये सोच रहा था कि अगर वे लोग मेरे स्थान पर होते तो वह निश्चित रूप से ऊबे नहीं होते। फिर से आवाज आई, अच्छा, ये थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दृष्टि है। ये नलियां आपको खिलाएंगी और वहां पर कुछ अन्य नलियां आपके शरीर से अनावश्यक चीजों को बाहर करेंगी और कुछ आपके अन्य कार्यों का ध्यान रखेंगी। उस आवाज ने कहा, अभी के लिए आप चल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें डर है कि यदि हम तुम्हें हिलने डुलने की अनुमति दें तो तुम उन्माद में अपने आप को चोट न पहुंचा दो। आपकी सुरक्षा के लिए आपको स्थिर किया गया है, उस आवाज ने कहा। लेकिन डरो मत, कोई बुरी घटना तुम पर घटित नहीं होगी। जब हमारा काम समाप्त होगा तब हम आपको तिब्बत के किसी दूसरे भाग में आपके स्वास्थ्य के सुधार के साथ भेज देंगे और आप स्वतः सामान्य हो जाओगे, सिवाय इसके कि आपकी आंखें नहीं होंगी। आप ये समझ जाइए कि आप ये काला डिब्बा नहीं ले जा सकते। वह मेरी ओर मुस्कुराया और मेरी दृष्टि की सीमा से पीछे हट गया। बहुत से लोग इधर उधर घूमते रहे, तरह तरह की चीजों की जांच करते रहे। वहां कई अजीब गोलाकार चीजें थी, जैसे छोटी खिड़कियां बेहतरीन शीशे से ढकी, लेकिन इस कांच के पीछे कुछ महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था, सिवाय एक छोटे से सूचक के जो कुछ अजीब और गरीब संकेत दे रही थी।
ये सब मेरे लिए कोई सामान्य नहीं था। मैंने इसे एक सरसरी निगाह दी, लेकिन ये पूरी तरह से मेरी समझ से परे था। मैंने इस मामले को इसी आधार पे निष्कासित कर दिया कि ये मेरी समझ से परे है। समय बीता गया और मैं वहां लेटा रहा, ना ताजगी महसूस कर रहा था और ना ही थकावट, केवल एक विराम की स्थिति, बल्कि बिना किसी भावना के। निश्चित रूप से मैं किसी पीड़ा में नहीं था। निश्चित रूप से मैं अब इतना चिंतित भी नहीं था। मुझे लग रहा था कि मेरा शरीर एक सूक्ष्म रसायन प्रक्रिया महसूस कर रहा था और उस काले डिब्बे से जो दृष्टि आ रही थी, उसके किनारे पे मैंने देखा कि एक व्यक्ति विभिन्न उभरे हुए हिस्से, जो बहुत सारे शीशे की नलियों से आ रहे थे और एक धातु के जैसे फ्रेम में लगे हुए थे, को घुमा रहा था। वो व्यक्ति इस फ्रेम को ऐसे घुमा रहा था जिससे मैं बहुत ही चकित रह गया। जो ही वह आदमी उन उभरी हुई चीजों को घुमाता, छोटी छोटी चीजें जो शीशे की खिड़कियों के पीछे थी, कुछ अलग अलग संकेत दे रही थी। वहां सबसे छोटा आदमी, जिसे मैंने एक बौना समझा था, वास्तव में ऐसा लग रहा था एक प्रभारी है। उसने कुछ कहा और तब वह मेरी दृष्टि की सीमा में आ गया, जिसने मुझसे मेरी भाषा में बात की और मुझे बताया कि अब वे मुझे कुछ समय के लिए सोने की अवस्था में डाल देंगे ताकि मैं तरोताज़ा हो जाऊं, और जब मुझ में पोषण और नींद पूरी हो तो तब वे मुझे वो सब दिखाएंगे जो वे मुझे दिखाना चाहते थे। उन्होंने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि तत्काल ही मेरी चेतना चली गई, मानो जैसे बंद हो गई। बाद में मुझे पता चला कि वास्तव में ऐसा ही था। वे किसी एक उपकरण से तत्काल ही हानि रहित बेहोशी, एक उंगली की चुटकी बजाते ही सबको प्रेरित कर सकते थे। मैं कब तक सोया या बेहोश रहा, मेरे पास जानने का साधन भी नहीं था। 1 घंटा, या ये भी हो सकता है कि 1 दिन। मेरा जागना उतना ही तात्कालिक था जितना मेरा सोना। एक पल में बेहोश था, अगले ही पल मैं पूरी तरह जाग चुका था। मैं गहरे पश्चाताप में पड़ गया था, क्योंकि मेरी नई दृष्टि संचालन में नहीं थी। मैं पहले की तरह अंधा था। विचित्र ध्वनियां मेरे कानों पर प्रहार कर रही थी। एक धातु के दूसरे धातु से टकराने की आवाज, तरकश ध्वनि, कांच की झंझनाहट और फिर तेजी से कदमों के पीछे हटने की आवाज के साथ ही किसी धातु के सरकने की आवाज आई, जिसके पश्चात कुछ क्षणों के लिए सब शांत हो गया। मैं वहीं लेटा हुआ सोच रहा था, अचंभित भी हो रहा था कि कैसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, जिसने मेरे जीवन में ऐसी उथल पुथल मचा दी थी। मेरे भीतर दृढ़ता से एक व्याकुलता आ गई। छोटे कर्कश आवाज करते, अस्तब्ध गति वाले कदमों की आवाज मुझे सुनाई दिए। उनमें से 2 बहुत दूर की आवाजें जैसे आ रही थी, बड़बड़ाहट के साथ आवाजें आ रही थी। आवाजें और बढ़ी और मेरे कमरे की ओर बढ़ने लगी। फिर से धातु के सरकने की आवाज और 2 महिलाएं, जो मैं समझ सका मेरी ओर आ रही हैं, क्योंकि वह उच्च और घबराहट भरे स्वर में बात कर रही थी। मुझे लगा दोनों एक ही समय पे बात कर रही थी। वह दोनों मेरी दोनों तरफ खड़ी हो गईं। और फिर जो भयानक से भी अधिक भयानक हुआ, उन्होंने मेरे एकमात्र आवरण को झटके से उठा दिया। मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सका। शक्तिहीन, स्तब्ध,
मैं इन अनजान महिलाओं की दया का पात्र बन चुका था। वहीं पड़ा रहा मैं, एक साधु जो महिलाओं के बारे में कुछ नहीं जानता था, जो हाँ, मैं स्वतंत्र रूप से कबूल करता हूं कि मैं महिलाओं से भयभीत होता था। वृद्ध तपस्वी रुक गया। युवा साधु इस तरह के भयानक आक्रोश से भरी घटना के विचार से भयभीत होकर उन्हें देखने लगा। साधु के माथे की कसाव वाली त्वचा पर एक पसीने की सुंदर परत दिखाई देने लगी, क्योंकि वह फिर से उस भयानक समय को मानो जी रहा हो। कांपते हाथों से उन्होंने अपना कटोरा लिया जिसमें पानी था। कुछ घूंट लेते हुए उसने कटोरे को सावधानी से अपने बगल में वापस रख दिया। लेकिन इससे भी बुरा अब सुनो, वह झिझकते हुए, लड़खड़ाते हुए बोले। युवा महिलाओं ने मुझे अपनी तरफ घुमाया और जबरदस्ती मेरे शरीर के एक अवर्णनीय हिस्से में एक ट्यूब डाल दी, जिससे एक तरल पदार्थ मुझ में प्रवेश हुआ और मुझे लगा कि मैं फट जाऊंगा। फिर बिना किसी शिष्टाचार के मुझे उठाया और एक अत्यंत ठंडे पात्र को मेरे निचले भाग के नीचे रख दिया। आगे जो कुछ भी उन महिलाओं के सामने हुआ उसका वर्णन करने से मुझे अपने को रोक लेना चाहिए, लेकिन वह तो बस एक शुरुआत थी। उन्होंने मेरा नग्न शरीर चारों तरफ से धोया और सबसे बेशर्मी तब दिखाई जब वह पुरुष शरीर के निजी अंगों से परिचित हो रही थी। मैं चारों ओर से गर्म महसूस कर रहा था और अत्यंत उलझन के साथ उन्होंने मुझे लपेट लिया। किसी तेज धातु के बने रॉड्स मुझ में धकेल दी गई और मेरे नथनों से नली हटा दी गई और एक नई नली जबरदस्ती अंदर डाल दी गई। फिर एक कपड़ा मेरे ऊपर, मेरी गर्दन से लेके मेरे पैरों के नीचे तक डाला गया। अभी और भी कुछ शेष था। मुझे लगा मेरा कपाल फट गया और एक चिपचिपे, परेशान करने वाले पदार्थ को प्लास्टर करने से पहले तथा उस असहनीय दर्द में कई अकथनीय चीजें घटित हो गई। इसी सब के बीच युवा महिलाएं बकबक कर रही थी और फूहड़पन से हंसी जा रही थी, मानो उनके भीतर दुष्ट आत्माओं ने उनको विवेक बुद्धि से वंचित कर लिया हो। बहुत समय के बाद फिर से धातु के सरकने की आवाज आई और भारी कदमों की आवाज वहां तक पहुंच गई जहां उन महिलाओं की बकबक बंद हो गई। फिर एक आवाज ने मेरी भाषा में मेरा अभिवादन किया और कहा, आप कैसे हैं? भयानक, मैंने भाव से उत्तर दिया। आपकी महिलाओं ने मुझे नंगा किया और मेरे शरीर को भी इस तरह से प्रताड़ित किया कि मुझे चौंकाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मेरी टिप्पणी सुनकर उसे बहुत मनोरंजन प्राप्त हुआ। वास्तव में सच्चाई ये है कि वह एक उल्लू की तरह चिल्लाकर हंसने लगा, जिससे मेरी भावनाएं शांत नहीं हुई। सुनो, हमें आपको धोना था, हमें आपके शरीर के कचरे को साफ करना था और हमें आपको इसी तरीके से भोजन करवाना था। फिर विभिन्न ट्यूब और बिजली के कनेक्शन को कीटाणु रहित बनाकर बदलना था। आपके कपाल में जो चीरा है उसका निरीक्षण किया जाना था और फिर से उस पर पट्टी लगानी थी। यह सब अनिवार्य था। जब आप यहां से जाएंगे तब तक ये निशान हल्के हो जाएंगे। वृद्ध तपस्वी युवा की ओर आगे की ओर झुका। सन्यासी,
देखो, उसने कहा, यहाँ मेरे सिर पर 5 निशान हैं। युवा भिक्षु अपने पैरों पर खड़ा हो गया और टकटकी लगाकर देखने लगा। जी हाँ, वहां पर निशान उसने देखे। प्रत्येक निशान 2 इंच लंबा था, जो अभी भी एक मृत श्वेत अवसाद के रूप में दिख रहा था। कितना डरावना है, युवक ने सोचा। इस तरह के ऐसे हालातों से गुजरना कितना कठिन रहा होगा तपस्वी के लिए। अनिच्छा से उसकी रूह कांप उठी और वो अचानक बैठ गया। धन्यवाद।